हेलो गाइस, सो नेक्स्ट आगे स्टार्ट करते हैं। न्यूटन वलय में जो चमकीली और काली फ्रिंजें बनती है, जो काले और चमकीले वलय बनते हैं, उनका डायामीटर, उनका व्यास, ठीक है, तो वो निकालना स्टार्ट करते हैं। चल देखो, सो हेडिंग है आपकी एदीप्त व पर्दित वलयों के व्यास। सो गाइस देखते हैं, इसको करते हैं। सबसे पहले तो मान लो कि ये आपका समतल पृष्ठ है, ठीक है, और इस समतल पृष्ठ के ऊपर ये आपने रख दिया लेंस, ठीक है, और ये जो लेंस आपने रखा है, इस लेंस, ये लेंस जिस गोले का पार्ट है, उस गोले की त्रिज्या आप मान लो कितनी, r, ठीक है। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। तो देखिए, यहाँ एक हवा की ऐसे पट्टी बनेगी यहाँ, ठीक है, इस एरिया में, इस एरिया में हवा की ऐसे पट्टी बनेगी, और ये हवा की जो पट्टी है, इसकी मोटाई कहीं कम होगी, कहीं ज़्यादा होगी, लेकिन इसकी अधिकतम मोटाई है वो कितनी होगी, Tn होगी। ये ऐसा मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि इसकी अधिकतम मोटाई है वो कितनी है, Tn है। बात आई समझ में, ठीक है। अब देखिए, इस बिंदु पर व्यतिकरण होगा मान लो, और इस बिंदु पर व्यतिकरण होगा, और इस बिंदु पर व्यतिकरण होगा, और इस बिंदु पर व्यतिकरण होगा, तो ऐसा एक गोला बनेगा, ठीक है। सीधी सी बात है, ऐसे इन सभी बिंदुओं पर व्यतिकरण होगा और एक फ्रिंज बनेगी, ऐसी गोलीय फ्रिंज। आई बात समझ में। और इस गोलीय फ्रिंज की ये बीच वाली है, ये क्या होगी, इसकी त्रिज्या r होगी। ये Rn गोलीय फ्रिंज की त्रिज्या है, सॉरी, उस गोले की त्रिज्या, उस न्यूटन के गोले की त्रिज्या। अब ये काला गोला है, ये चमकीला गोला है, ये हमें नहीं पता। और ये जो R है, ये जो R मैं इधर बना के दिखाता हूँ, ये गोले का केंद्र, ये जो R है, ये लेंस की वक्रता त्रिज्या है, ठीक है, और ये फ्रिंज की त्रिज्या है, जो बीच में फ्रिंज बनेगी सभी बिंदुओं के व्यतिकरण के कारण, उसकी त्रिज्या है। और ये एक रेखा है, जिसको एक बार के लिए कोई भी नाम दे दो, अभी हमें नहीं पता कि इसका क्या नाम है, ठीक है। तो गाइस, इतना आपको समझ में आया। और अब इस रेखा में एक चीज़ देखो आप ढंग से, ठीक है, इस रेखा में आप एक चीज़ देखो ढंग से। क्या चीज़ देखो आप इस रेखा में ढंग से? आप देखो कि ये अगर R है, तो ये पूरा भी R ही होगा, लेकिन इस R में से ये इतना अगर T है, तो ये इतना भी कितना होगा, Tn होगा। तो फिर ये इतनी जो रेखा बचेगी, ये जो रेखा बचेगी, ये इतनी रेखा, ये कितनी होगी, ये होगी R माइनस Tn। तो अब आप इस ट्राइंगल के अंदर लगा दीजिए पाइथागोरस थ्योरम। तो इसको मैं नाम दे देता हूँ KAP। तो ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाने पर, तो अगर आप इसके अंदर पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, तो उस कंडीशन में R स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर, बराबर होगा किसके, Rn स्क्वायर, आधार का स्क्वायर, और प्लस में लंब स्क्वायर, यानी R माइनस Tn का स्क्वायर। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। R स्क्वायर, Rn लिखूँ क्या, लिख दूँ Rn, तो Rn स्क्वायर प्लस में R स्क्वायर प्लस में Tn स्क्वायर माइनस 2RTn। तो R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल हो गया, 2RTn है
वो किसके इक्वल आ गया, Tn स्क्वायर और प्लस में Rn स्क्वायर। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा, ठीक है, कर लोगे ना, इतना आपको पल्ले पड़ा होगा। अब एक चीज़ देखो, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ यहाँ पे, ठीक है, क्या चीज़ बताता हूँ, यहाँ से आपको निकालना है अदीप्त और प्रदीप्त वलयों के व्यास। तो ये जो वलय बना था इसकी त्रिज्या कितनी थी, Rn थी। तो आपको मेन बात पहले त्रिज्या निकालनी है और फिर त्रिज्या से क्या निकाल दोगे, व्यास। और ये त्रिज्या आप निकाल दो 2RTn और माइनस Tn का स्क्वायर। लेकिन देखिए कहाँ तो ये मोटाई, क्या कहाँ तो ये लेंस की त्रिज्या इतनी बड़ी और कहाँ ये छोटी सी मोटाई, यानी इतनी सी मोटाई। तो इस वाली जो टर्म है इसके रिस्पेक्ट में इसको क्या माना जा सकता है, इसको नगण्य मान सकता है, क्योंकि R है लेंस की त्रिज्या, वो बहुत बड़ी है किससे, पट्टिका की मोटाई से। हवा की पट्टिका बहुत छोटी बनती है यहाँ पे, और इसीलिए जो 2RTn है वो काफ़ी बड़ा होगा किससे, Tn स्क्वायर से, क्योंकि छोटी चीज़ की स्क्वायर कर देते हैं तो वो और भी छोटी हो जाती है हमेशा, ठीक है। तो उस कंडीशन में जो Rn स्क्वायर है वो इक्वल आ जाएगा 2RTn के, और Rn आ जाएगा √2RTn के, ठीक है। तब वलय का व्यास, अभी हमें ये नहीं पता चला है कि हम यहाँ पे संपोषी होगा, विनाशी होगा, व्यतिकरण, एक बार के लिए जो भी वलय बनेगा उसका व्यास कितना होगा वो निकाल रहे हैं। तो वो व्यास होगा डायामीटर त्रिज्या का दुगना, यानी 2√2RT। कर लोगे इसको। अब ये 2 है, ये अंदर जाएगा तो 4 दूनी 8 भी हो सकता है, तो 8RTn भी आपको देखने को मिल सकता है। तो ये था किसका, न्यूटन वलय है उसका व्यास। आई होप गाइस आप इतना कर लोगे, ठीक है। अब इसके अंदर हमें अलग अलग रखना है, एक बार तो हमें इसके अंदर रखना है, एक बार तो हमें निकालना है काले वलय का व्यास, और एक बार हमें निकालना है चमकीले वलय का व्यास, और फिर फ्रिंज चौड़ाई निकालनी है, और फिर ये परावर्तन वाला टॉपिक तो ख़त्म, ठीक है। तो आई होप इतना समझ में आ गया होगा। इसका अगर फ़ोटो वगैरह लेना चाहते हो तो ले लो, और फिर इसको आगे देखते हैं। देखें, देखो अब देखो, सबसे पहले है अदीप्त यानी काले वलय का व्यास। तो देखिए जो अदीप्त वलय बनते हैं उनके लिए हमने निकाला था 2μT n, और बराबर आपका क्या आया था, n लैम्डा, ये आया था, है ना, लास्ट रिजल्ट। और व्यास किसी भी वलय का कितना निकल के आ रहा है, व्यास निकल के आ रहा है √8RTn। तो ये जो मोटाई है इसकी वैल्यू रख दो, Tn की वैल्यू कितनी आएगी, वो आएगी n लैम्डा बटे 2μ। इसमें पुट कर दो तो ये व्यास कितना होगा, ये व्यास होगा √8R, और Tn की जगह n लैम्डा बटे 2μ। ये 4 आ जाएगा, तो 4 को बाहर लोगे तो 2 आ जाएगा, 2 n लैम्डा बटे μ। तो जो कि अदीप्त वलय के व्यास का फॉर्मूला है, ठीक है। तो आई होप आप कर लोगे। अब ये जो अदीप्त वलय का व्यास है ये n पे डिपेंड करता है, जैसे जैसे दूसरी तीसरी फ्रिंजें देखोगे वैसे वैसे वलय का साइज है वो बढ़ता जाएगा। सेंटर में पहली फ्रिंज, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, तो ऐसे
इसके अलावा ये किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं करता। पट्टिका का अपवर्तनांक हवा है तो कांस्टेंट है, प्रकाश अगर ढंग का ले रहे हो, श्वेत प्रकाश नहीं ले रहे हो तो फिर लैम्डा भी कांस्टेंट है। तो एक तो ये आपको पता होना चाहिए, व्यास की वैल्यू है वो कुछ ऐसी, ठीक है। तो ये था अदीप्त वलय का व्यास। उसके बाद में चलिए देखते हैं दीप्त वलय का व्यास। तो इसी को इरेज करके कर दूँ ना, इसी को इरेज करके कर देता हूँ। देखो सो दूसरा है दीप्त वलय का व्यास। देखिए अगर दीप्त वलय की व्यास की बात करें तो व्यास का तो एक ही फॉर्मूला है, √8r Tn। हमें तो उसमें Tn की वैल्यू रखनी है। तो देखिए आपको पता है कि क्या कि जो दीप्त वलय है उसके लिए 2μTn है, वो कितना निकल के आया था, वो निकल के आया था 2n - 1 λ/2। तो बस वो रख दो यहाँ पे, Tn की वैल्यू रख दो। तो ये 2 नीचे आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 4 उसमें रख दो। तो Dn कितना आ जाएगा, √8r और Tn की जगह 2n - 1 4μ। तो ये कट जाएगा 2, तो आंसर आ जाएगा 2n - 1 λ/μ, जो कि दीप्त उसके लिए मतलब दीप्त प्रकाश के लिए उसका व्यंजक है, क्या बोलते हैं, दीप्त वलय के लिए व्यंजक है। कर लोगे तो ये भी आपको गायत समझ में आया होगा, आई होप, ठीक है। आगे और देखें, नेक्स्ट है चाहे दीप्त हो चाहे अदीप्त हो उनकी फ्रिंज चौड़ाई, ठीक है। तो चलिए देखते हैं एक बार। तो सबसे पहले अदीप्त की निकाल देता हूँ, अदीप्त वलयों की फ्रिंज चौड़ाई। तो देखिए अदीप्त वलयों की जो फ्रिंज चौड़ाई है वो कितनी होगी, जो रेडियस का, देखो एक चीज़ बताऊँ, जैसे एक वलय ये है, एक वलय ये है, इसकी त्रिज्या ये है, इसकी त्रिज्या ये है, तो जो बीच का त्रिज्या का फर्क है वही किसके बराबर होगा, वही आपका बराबर होगा फ्रिंज चौड़ाई के। या फिर आप जो व्यास का फर्क है, जैसे ये इसका व्यास ये है, इसका व्यास ये है, तो व्यास का जो फर्क आए, व्यास का फर्क तो 2 जगह आ गया, तो उसका आधा कर दो, वो एक जगह फ्रिंज चौड़ाई होगी। तो आप दोनों केसेस कौन सा ही कर सकते हो, आप व्यास का मतलब व्यास का अंतर लेके और उसका हाफ कर दो तो वो भी आपकी फ्रिंज चौड़ाई होगी, या फिर डायरेक्ट त्रिज्या का हाफ कर दो, त्रिज्या का वो अंतर कर दो तो वो भी आपकी क्या होगी, फ्रिंज चौड़ाई होगी। तो चलिए देखते हैं पहले। तो फ्रिंज चौड़ाई का फॉर्मूला क्या होता है, n+1वां व्यास, nवां व्यास, इनका अंतर और फिर आधा करना पड़ेगा, तो ये बीटा होगी। अदीप्त के लिए फॉर्मूला क्या आया था, मैं खुद भूल गया। अदीप्त के लिए फॉर्मूला आया था कितना आया था, ये आया था n λr, 2n λr/μ। कहीं लिखूं 2n λr/μ, ये 2 बार ये अंडर रूट में, और यहाँ n की जगह हर जगह n+1, तो 2n+1 λr/μ और इनका 1/2। तो सबसे पहले तो इसको ख़त्म करो और फिर औरों को ख़त्म करो, λr/μ रूट में कॉमन है दोनों तरफ, तो यहाँ तो बच जाएगा √n+1 - √n।
तो आई होप गाइस आपको समझ में आया होगा। ठीक है, ये था आपका फॉर्मूला अदीप्त के लिए। अच्छा, दीप्त के लिए और देखो, दीप्त के लिए कितना होगा, अभी हमने दीप्त का निकाला था, ये आया है फॉर्मूला, तो इसके लिए फिर वही लगेगा बेटा, तो 1/2 dn+1, बस इसकी जगह n+1 रख दो, √2 2n+2 -1 लैम्डा बटे म्यू, ये वाला सीन, और -2 2n-1 लैम्डा बटे म्यू। तो कुछ ऐसा। अब इसके अंदर अगर देखो, ये -1 +1 आ जाएगा कटो के। अब इसके अंदर देखो कॉमन क्या क्या आ रहा है, इसके अंदर 1/2 को बाहर रखो एक बार, 2 लैम्डा बटे म्यू सब में कॉमन आ रहा है दोनों तरफ। तो उस कंडीशन में यहाँ तो √2n+1 और यहाँ √2n-1, तो ये आपका क्या है, ये आपका फॉर्मूला है। तो आपको ये ध्यान में रखना है, ये आपका फॉर्मूला आएगा। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और बताऊं, अगर n का मान 1 हो तो 1 में 1 जोड़ो 2, और 2 - 2 √2 का मान होता है 1.4, 1 माइनस, तो 0.41 आता है अंतर, 0.414 है 0.41। लेकिन एक बार कोई बड़े क्रम की फ्रिंज लेके देखो, जैसे n का मान 10 नहीं, n का मान जैसे लेके देखो आप, कितना 8, तो 8 और 1 9, और 9 का रूट करोगे तो 3, और -n का मान 8, 8 का 2 √2, अब √2 होता है 414, तो 828, तो कितना आएगा रे ये 1.414 2.828। तो इसमें से अगर इसको घटाओगे ना तो ये कितना बचेगा, 800 200 200 100 172, तो 0.17 ही बच रहा है, जबकि छोटी फ्रिंजों के लिए 444 बच रहा है। तो कहने का मतलब हुआ, जैसे जैसे फ्रिंजें बढ़ती जाती है वैसे वैसे फ्रिंज चौड़ाई है वो घटती जाती है, फ्रिंज चौड़ाई घटती जाती है, इसका मतलब वल्य है वो एक दूसरे के नज़दीक आते जाते हैं। दूर दूर वल्य होंगे तब तो इतना इतना एरिया ब्राइट होगा, और अगर वल्य नज़दीक नज़दीक होंगे तो फिर इतना सा एरिया ब्राइट होगा। तो बस ये आपको ध्यान में रखना है, किसके लिए, फ्रिंज चौड़ाई के लिए। तो आई होप गाइज आपको ये सब क्लियर हुआ होगा जो मैंने आपको बताया है, और यही आपको करना है। तो कितना टाइम का वीडियो हुआ ये, 17 मिनट का, बट जो भी गाइस आज के लिए इतना ही। ये था आपका फ्रिंज चौड़ाई का व्यंजक जो कि आपको ध्यान में रखना है, और इसके बाद में हम करेंगे परावर्तित प्रकाश के लिए, और वो मैं आपको करवाऊँगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। बाय बाय, टेक केयर।